दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रहने वाले गरीब लोगों को नया घर दिया जाएगा। इसके लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम जोड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए पंचायत को ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ पात्र परिवार के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने को कहा गया है ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। जब वही ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक और सचिव को गांव में ही पात्र होने पर पात्रों के परिवार का नाम लिस्ट में जोड़ने के आदेश दिए गए हैं। जिस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए आपको केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया है। अगर आपका भी नाम नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में, जो आप अगर पात्र हैं और नहीं है, तो आप अपना नाम इसमें जोड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आपको सरकार के द्वारा घर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के साथ ही ठंड से होने वाली अन्य समस्याओं का प्रकोप जारी है। लगातार पड़ रही सर्दी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज रोगियों पर भारी पड़ रही है। बीते 24 घंटे के अंदर बिहार में 2 लोगों की मौत ब्रेन स्ट्रोक और 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जिन मरीजों की मौत हुई है उनकी उम्र 52 से 67 साल के बीच थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसे का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। ताजा मामला पूर्णिया जिले से है, जहां ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मृत व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घायल महिला का नाम जहाना बताया जा रहा है, जो अररिया जिले के बैरगाछी की रहने वाली है। जहां घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय युवक ने बताया है कि सदर थाना क्षेत्र के सीसाबाड़ी चौक गुलाब बाग के पास रात करीब 9 बजे अररिया की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने संतुलन खो दिया। इसके बाद वह कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर जा रहे एक ट्रक को टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि 1 दशक पहले तक बिहार की राजधानी पटना को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा जिला रहा होगा जहां बिजली की किल्लत नहीं होती होगी। कहीं 5 तो कहीं 10 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है बिहार में। आज बिहार में बिजली उपलब्ध हो रही है पूरी तरीके से, बल्कि अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि इसे बेचकर सरकार पैसे भी कमा रही है। बिजली के लिए बाजार में चिरोड़ी करने वाला बिहार पावर सेक्टर में सरप्लस स्टेट हो गया है। अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वे सरप्लस बिजली बाजार में बेच रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोहरे और ठंड के साथ बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बिहार में जनवरी में सामान्य से अधिक ठंड पड़ सकती है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक और अधिकतम तापमान कम रहने की आसार हैं। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इसकी वजह ला नीना का असर है। पटना मौसम विभाग ने कहा है कि ला नीना के सक्रिय होने की वजह से पूरे उत्तरी भारत सहित बिहार में अधिक ठंड पड़ेगी। यहाँ तक कि फरवरी और मार्च में भी ठंड हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जो काम बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो एक कंबल नहीं कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने कंबल ही कहा। जी हां, अब आप पूछे कैसे? तो हुआ यूं कि बीते दिनों डिजिटल साक्षरता मिशन की ओर दिव्यांगों को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें कंबल बांटा जा रहा था। इस दौरान एक ऐसा वाकया हो गया जो कैमरे ने कैद कर लिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे खुद एक आईपीएस अधिकारी ने शेयर किया है। दरअसल वीडियो में कंबल मिलते ही शख्स व्हील चेयर से उठकर चल पड़ता है। अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। आपको बता दूं कि इस वीडियो को आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने 6 जनवरी को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा है कि जादुई कंबल पाते ही व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति चल पड़ा। ये वीडियो 26 सेकंड का है, जिसमें आप देख सकते हैं
कि एक शख्स व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जहाँ उसके बगल में ही दो और लोग खड़े हैं जो व्हील चेयर वाले शख्स को कंबल भेंट करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये शख्स अपना परिचय देता है, फिर व्हील चेयर से उठकर चल पड़ता है। जब वीडियो की शुरुआत में व्हील चेयर पर बैठा शख्स खुद को रमेश सिंह बताता है, इसके बाद वे कहता है कि वे दिव्यांग है, यानी कि लंगड़ा लुल्ला है, और इसी के साथ वे वीडियो में किसी रवि सर का शुक्रिया भी अदा करता है। शख्स कहता है कि रवि सर ने हम दिव्यांग लोगों को इस काबिल समझा और फिर कंबल वितरित किए। इसके बाद ये शख्स कंबल लेने के बाद बड़े आराम से व्हील चेयर से उठता है और वहां से चल पड़ता है। लेकिन उनकी इस हरकत का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। रवि सर से हाथ जोड़ के अभी निबंधन है कि उन्होंने हम दिव्यांग लोगों को इस काबिल समझा और हमें कंबल वितरित किए। मैं रवि सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन हमारे देश के लोगों का एक ऐसा सपना है जिसके पूरा होने की आस अब जगती दिख रही है। रेलवे ने देश के कई रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की है, जिसमें वाराणसी हावड़ा का रूट भी शामिल है। इस रूट पर रेलवे ट्रैक तैयार करने के लिए सर्वे का काम लगभग अब खत्म होने को है। हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन का ये रूट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगा। वाराणसी टू नई दिल्ली के हाई स्पीड रेल का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है, यानी कि बुलेट ट्रेन का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है और इसका प्रोजेक्ट अलग है। इन दोनों योजनाओं के पूरा होने पर हावड़ा से दिल्ली का सफर चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। जहां पटना के रास्ते तैयार होने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क में वाराणसी के बाद पहला स्टेशन बक्सर हो सकता है। इसके बाद आरा, पटना, नवादा, झारखंड के धनबाद, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, वर्धमान और हावड़ा में स्टेशन बनाए जा सकते हैं। इस रूट से कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर होगी, जिसमें एलिवेटेड रूट, अंडरग्राउंड रूट और 8 ग्रेड यानी कि समतल जमीन पर ट्रैक शामिल होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय से अवैध संबंधों में एक कत्ल की हैरत अंगेज घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि महिला का पति महीनों तक घर के काम से गायब रहता था। इस बीच उसकी बीवी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाए। जहां कहा जा रहा है कि महिला के पति ने अपनी बीवी को उसकी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही दिल दहला देने वाला था। ये घटना बिहार के लखीसराय जिले के मैदनी चौक थाने के ऋषि पहाड़पुर गाँव की है। गाँव से कुछ दिन पहले एक लड़का गायब हो गया था। जब बुधवार को रोहित की लाश नदी में जब्त हुई, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा केस की तहकीक शुरू कर दी। जब फिर पता चलता है कि मृतक शख्स के गांव की एक ही महिला के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस ने कहा है कि अपराधी पूरन पासवान पटना में राजमिस्त्री का काम करता था तथा वे घर से ज्यादा बाहर ही रहता था। इसके चलते ही उसकी बीवी के संबंध पड़ोस में रहने वाले गाँव के ही एक शख्स रोहित यादव से हो गए। अचानक 31 दिसंबर को पूरन पासवान देर शाम पटना से लौट गए। उसने अपनी बीवी को रोहित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। जब पासवान ने बीवी को तो कुछ नहीं बोला, मगर रोहित यादव के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसका कत्ल कर दिया तथा शव को नदी किनारे फेंक दिया। शव को ठिकाने लगाने में अपराधी की बीवी भी उसका साथ दिया। दोस्तों बात करते हैं कि 6 जनवरी से कोरोना की नई गाइडलाइंस बिहार में लागू कर दी गई है। इस बीच गाइडलाइंस को लागू कराने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के पटना समेत अन्य जिला प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। जब निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुली रखने पर पटना जिला प्रशासन ने राजधानी पटना में 15 दुकानों को सील कर दिया है और 58 गाड़ियों से 90,000 से भी ज्यादा का जुर्माना वसूला है। जब नाइट कर्फ्यू के बीच पटना के जिलाधिकारी यानी कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों ने कई इलाकों का भ्रमण किया और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए राज्य भर में अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई और धावा दल का भी गठन किया गया। जब मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूला जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि कोहरे और धुंध के कारण पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में चलने वाली हवा जहरीली हो गई है। जहां आज पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 है। गुरुवार को भी दिल्ली से अधिक पटना की हवा में प्रदूषण दर्ज किया गया है। कल सुबह में पटना का एक्यूआई लेवल 546 था, जबकि दिल्ली से 258 दर्ज किया गया है। इसके अलावा बिहार के ही बक्सर, छपरा, मुंगेर और सिवान देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में रहे। पटना में वायु प्रदूषण को लेकर जनवरी महीना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसे में पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर की यानी कि पटना शहर की वायु गुणवत्ता में और कमी आ सकती है।
है, यानी कि खतरनाक और हो सकती है। जो खतरनाक हवा को लेकर 11 शहर रेड जोन में रखे गए हैं, जिनमें पटना, भागलपुर, दरभंगा, सासाराम, आरा, बेतिया, बिहार शरीफ, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और राजगीर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नए सिरे से शुरू किए गए ऑपरेशनों के तहत एजेंसियों की नज़र वैसे शराब माफियाओं पर है जो बिहार में अवैध शराब के प्रमुख धंधेबाज हैं। इस ऑपरेशन के तहत बिहार पुलिस की मद्य निषेध और पूर्णिया पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल के शराब माफिया समर घोष को गिरफ्तार किया गया है। यह समर घोष को पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले समर घोष को एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी बिहार में पूर्णिया से हुई है। जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले माफियाओं में टॉप में शामिल है। आपको बता दें कि समर बंगाल की उत्तर दिनाजपुर जिले की रटहर दानीगाची हाउसा का रहने वाला है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए इस शराब माफिया की गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती थी। इस माफिया के पकड़े जाने से बंगाल के साथ साथ झारखंड और उत्तर पूर्व के राज्यों से होने वाली शराब के अवैध कारोबार के ऊपर काफी असर पड़ेगा। जब बिहार के अंदर अवैध तरीके से शराब की सप्लाई में कमी आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर ग्राहकों को नकली सामान धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ऐसे ही एक मामला का खुलासा करते हुए पुलिस ने जहानाबाद में 3 दुकानों में छापेमारी करके लाखों रुपए का नकली जींस बरामद किया है। जब मामला जहानाबाद नगर थाना इलाके का है, जहां एक ब्रांडेड जींस कंपनी के सेल्समैन को जानकारी मिली कि बिहार के जहानाबाद जिले में कंपनी के नाम पर नकली जींस का कारोबार हो रहा है। फिर कंपनी के अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर उस दुकानों पर जाकर के देखा तो फिर नकली जींस की शिकायत को सही पाया। जहानाबाद नगर थाने में नकली धंधेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 दुकानों में छापेमारी किया, जिसमें लाखों रुपए की नकली जींस को बरामद कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बजाय तो और तेजी देखने को मिल रही है। जब बिहार में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में पूरे बिहार से 3048 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8489 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मामले पटना में बढ़ रहे हैं, जहां एक साथ 1314 मरीज कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब ऐसे में पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 5074 पहुंच गई है। बेगूसराय में 95, सहरसा में 61, वैशाली में 72, कटिहार में 99, किशनगंज में 31, औरंगाबाद में 33, अररिया में 28, समस्तीपुर में 30, दरभंगा में 52, भागलपुर में 62, सारण में 40, सीतामढ़ी में 67, जहानाबाद में 55 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस मुद्दे पर ऐसा पासा फेंक दिया है जिसने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को गदगद कर दिया है। तो वहीं बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी गई है। जातिगत जनगणना पर जेडीयू और बीजेपी की बड़ी दूरी का फायदा उठाने के लिए आरजेडी ने यहां तक कह दिया है कि वे सब कुछ भूलकर एक बार फिर से नीतीश के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर आरजेडी का ऑफर है क्या। तो आरजेडी ने नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ने को कहा है। जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के रुख का ऐलान किया है। उन्होंने इसे तेजस्वी यादव का संदेश बताया और कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के उन मंत्रियों को हटा देना चाहिए जो इस मुद्दे पर उनकी बात नहीं मान रहे हैं। जगदानंद सिंह ने कहा है कि यदि इससे उनकी सरकार के सामने संकट आता है तो फिर सब कुछ भूलकर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी और महागठबंधन साथ देने को तैयार है। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के संदेश को और साफ करते हुए कहा है कि घर मास के बाद बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आएगा। जब ये पूछे जाने पर कि क्या आरजेडी एक बार फिर से जेडीयू के साथ सरकार बना सकती है, ये सवाल किया गया। तो इस सवाल के जवाब में शिवानंद तिवारी ने कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जेडीयू ने आरजेडी के ऑफर को हाथों हाथ ले लिया है। पार्टी ने जगदानंद सिंह और आरजेडी के समर्थन के ऐलान पर आभार जताते हुए कहा है कि पार्टी जातिगत जनगणना के लिए अटल है और जो लोग इसमें साथ नहीं देंगे उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में किनका साथ मिलता है, किनका नहीं मिलना है, ये उन लोगों को तय करना है। जब हम इन मुद्दों पर कभी समझौता नहीं करने वाले हैं। असल में आरजेडी के ऑफर से जेडीयू को बीजेपी पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है। जब पार्टी को उम्मीद है कि जातिगत जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जैसे मांगों पर वे अब बीजेपी को दबाव में ला सकती है। जातिगत जनगणना पर बीजेपी असमंजस की स्थिति में है। जब पार्टी के कई नेता इसका समर्थन भी कर चुके हैं तो केंद्र नेतृत्व के इस पक्ष में नहीं होने की वजह से पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। जब आरजेडी के ऑफर पर पार्टी के अधिकतर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने के साथ ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से कोरोना की दूसरी फेज में बिहार के अस्पतालों में घूम घूम करके लोगों की सहायता की थी, इस बार भी वे अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जब गुरुवार देर रात वे पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की सभी वार्डों का निरीक्षण किया, जहां वहां भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी हासिल की। हालांकि पप्पू यादव यहां मिलने वाली सुविधाओं से फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे थे। जब मरीजों से भी उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जानकारी हासिल की। आपको बता दूं कि पिछले साल महामारी के दूसरे फेज के दौरान पप्पू यादव उन नेताओं में थे जो सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा लोगों की सहायता और मरीजों के परिजनों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए न सिर्फ बेड की व्यवस्था और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में लगे हुए थे, बल्कि इसके साथ ही दवा भी उपलब्ध करा रहे थे। हालांकि पप्पू यादव के इस कदम को लेकर बिहार सरकार ने रोक लगाई थी और उन्हें 4 माह तक जेल में रहना पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना एक बार फिर से बाइक बाजार पर ग्रहण लगा दिया है। जहां ठंड के कारण पहले ही कम बिक्री होती थी, लेकिन कोरोना ने लगभग बाजार को मंदा कर दिया है। यह हालात इस कदर खराब हो रहा है कि शोरूम मालिकों में निराशा छा गया है। यह सर्विसिंग से लेकर सेल तक पर बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के पहली लहर के बीच बाइक की बाजार अच्छी थी, इसके बाद दीपावली में अच्छी बिक्री हुई, लेकिन इसके बाद बाजार धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ने लगा। जहां एक शोरूम से औसतन एक माह में 30 से अधिक बाइक बिक जाती थी, वहीं इस समय 10 की ही बिक्री पर आफत आ गई है। ठंड के कारण भी बाइक की बाजार में सुस्ती छा गई है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में पुलिसकर्मियों के हश्र का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग पुलिस जवानों को जिप्सी से उतार करके बीच सड़क पर लात, जूतों और घूंसों से पीट रहे हैं। वाकया 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये वाकया दिन दहाड़े और बीच बाजार में हुआ है, जब पुलिस पर कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। जब वीडियो में पुलिस जिप्सी से जवानों को जबरन उतार करके लात घूंसों से मारते युवक दिख रहे हैं। जब बीच बाजार में दिन दहाड़ी ये सब कुछ हो रहा था, उस दौरान सड़क पर आवाजाही हो रही थी, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने भी पिटाई खा रहे पुलिस जवानों को बचाने की कोशिश नहीं की। ये वाकया पटना शहर से सटे गौरीचक थाना का है, जहां लोगों की पिटाई से पुलिस जवान घायल भी हुए हैं। अब पुलिस वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमला करने वालों ने राइफल छीनने की भी कोशिश की है। जहां उनका आरोप है कि गौरीचक थाना अध्यक्ष घटना के बाद भी एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके कारण पुलिसकर्मियों की इज्जत, मान सम्मान चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जब बिहार को जल्द ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा एक और टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरे टाइगर रिजर्व के लिए कार्यों को मूर्त रूप दे दिया है। जब बुधवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की 19वीं बैठक में इस पर चर्चा की गई है। कैमूर में टाइगर रिजर्व होने से पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे शाहबाद क्षेत्र को फायदा होगा। जब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अक्सर स्थानीय लोग यहां पर बाघ देखने के बारे में अवगत कराते रहते हैं। इस संबंध में मंत्रालय भी लगातार सक्रिय था। 70 के दशक में वहां बड़ी संख्या में बाघ होते थे, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने बताया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में NDA की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। हम लोगों का पूरा समर्थन है और रहेगा। ये बातें हम नहीं बल्कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और RJD के विधायक तेज प्रताप यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा समेत कई मुद्दों पर RJD का JDU का भरपूर समर्थन है। इसको लेकर लालू प्रसाद ने संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम किया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में बिहार को इन सभी से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। जब कभी हम लोगों के साथ JDU ने मिलकर सरकार बनाया था, परिस्थिति बदली तो फिर BJP वालों के साथ सरकार बनाने का काम किया, लेकिन BJP वाले लोग नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दोस्तों अब बात मशहूर सिंगर और ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान की करते हैं। जब AR रहमान 2 दिन पहले 55वां बर्थडे मनाया
जब बॉलीवुड के हम्मा हम्मा और छैया छैया जैसे गानों से धमाल मचाने वाले ए आर रहमान को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जहाँ ऑस्कर विनर संगीतकार सुर्खियों में रहने के साथ साथ विवादों में भी रह चुके हैं। जहाँ उनकी एक फिल्म ने पूरी दुनिया में कुछ ऐसा तूफान मचाया था कि उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड में संगीत देने के कारण ए आर रहमान को आलोचना का सामना करना पड़ा था। जहाँ सुन्नी मुस्लिम समुदाय ने संगीतकार ए आर रहमान को फतवा जारी करके उन पर पैगंबर का मजाक बनाने का आरोप लगाया था। जहाँ संगीतकार ए आर रहमान ने इसका जवाब देते हुए अपने फेसबुक पर लिखा था कि मैं इस्लाम का विद्वान नहीं हूँ, मैं पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति दोनों को जीता हूँ और सभी लोगों को जैसा वो चाहे वैसे ही प्यार करता हूँ। ए आर रहमान ने लिखा था कि धार्मिक स्वतंत्रता वाले भारत जैसे देश में रहने के कारण हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं। इस देश में सभी समुदाय शांति और सामंजस्य और बिना किसी हुल्लाबाजी तथा हिंसा के रहते हैं। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने तो उन्हें घर वापसी का सुझाव भी दे डाला था। जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि संगीतकार ए आर रहमान के लिए घर वापसी का यही समय है। जी हां, तर्क भड़क और शोहरत की चकाचौंध से दूर रहने वाले ए आर रहमान की जिंदगी ने एक नई करवट तब ली थी जब उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। जहां ए आर रहमान कहते हैं कि भारतीय फिल्मी दुनिया में लोग कामयाबी के लिए मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम रख लेते हैं, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा है। यानी कि मैं पहले हिंदू था, मेरा नाम दिलीप कुमार था और मैं बाद में दिलीप कुमार से अल्लाह रखा बन गया, यानी कि हिंदू से मुसलमान बन गया। दोस्तों, बात करते हैं कि जिस काशी को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता रहा है, जहां के घाटों पर बैठकर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां गंगा की लहरों के साथ मिलकर सहनाएं बजाया करते थे, वहां अब मुसलमानों को प्रवेश वर्जित किया जा रहा है। जहां धर्म आस्था के केंद्र कहे जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी के गंगा घाटों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले पोस्टर लगाए हैं। जहां इसमें लिखा गया है कि गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बताया जा रहा है कि गंगा घाटों के अलावा बनारस के मंदिरों में भी इस तरह के पोस्टर लगाने की योजना है, जब पुलिस इस मामले पर फिलहाल चुप है। दोस्तों, अब खबर आरा जिला से है, जहां आर जिले के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण सिंह के निधन पर राजकीय सम्मान के दौरान अंतिम विदाई देने के समय ही बिहार पुलिस की बंदूकें टाएं टाएं फिस हो गई, जिससे वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और बिहार पुलिस के जवानों की खूब किरकिरी हो गई। वायरल हो रही तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूर्व मंत्री के अंत्येष्टि के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान के तहत अंतिम विदाई के रूप में बंदूक से बिहार पुलिस के जवान जैसे ही सलामी देने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी बंदूकें धोखा दे जाती है, यानी कि बंदूकें टाएं टाएं फिस हो जाती है। जहां मौके पर मौजूद जगदीशपुर डीएसपी श्याम किशोर रंजन से लेकर अन्य अधिकारी अचंभित होकर अवाक नजर आ रहे हैं। जहां हालांकि इस दौरान कुछ बंदूकों से छूटी गोली ने अंतिम विदाई के रूप में दी जाने वाली सलामी को भरपाई कर दी। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश की गई तो फिर वे टाल मटोल करते हुए कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अभी केवल राजधानी पटना में एकलौता तारामंडल है, लेकिन अब जल्द ही बिहार के 2 और शहरों में तारामंडल खुल जाएगी, यानी कि इन क्षेत्रों के लोगों को भी खगोलीय दुनिया की हरकतों का रोमांच करीब से देखने को मिलेगा। गया और भागलपुर में तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि अब उत्तर और दक्षिण बिहार के विज्ञान के छात्रों को खगोल की दुनिया को नज़दीक से जानने और फिर समझने के लिए पटना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी तारामंडल और स्पेस रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। इसे 2022 तक तैयार कर लिए जाने का लक्ष्य है, यानी कि इसी साल। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिले के बाराचट्टी, मोहनपुर आदि नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 1 दशक से अफीम की खेती होती आ रही है। जहाँ सीमावर्ती इलाका और हाईवे से सटे होने के कारण इन इलाकों से अफीम की तस्करी आसानी से हो जाती थी। वहीं इन्हीं इलाकों में अब वन विभाग के द्वारा वैकल्पिक खेती की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ इसके लिए लेमन ग्रास की खेती के लिए लोगों को और गाँव के युवाओं खासकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जहाँ प्रशिक्षण के बाद इन इलाकों में लेमन ग्रास और शहद पालन से किसानों को जोड़ा गया है। इन इलाकों में लेमन ग्रास की खेती सैकड़ों एकड़ में लगवाई गई है और इसे तेल निकाल करके ग्रामीण बेच रहे हैं। जो आमदनी इन्हीं अफीम से होती थी, आज वह लेमन ग्रास से हो रही है। जब 1500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से महाराष्ट्र की कंपनी इसे खरीद रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड के अंतर्गत लोहागरा पंचायत में हर घर नल जल योजना आधार में लटकी हुई है। उस पर टावर तो खड़े कर दिए और लोगों को सपना दिखा गया कि नल जल योजना जब शुरू हो जाएगी तो फिर आपको आयरन मुक्त पानी मिलने लगेगा। लेकिन अब तक नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है। कहावत है कि जल ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए ही ये योजना शुरू कराई गई थी। जहाँ सभी को आयरन मुक्त पानी मिलेगा, जहाँ लोग बीमारी से कोसों दूर भाग जाएंगे, परंतु ऐसा दिगल बैंक प्रखंड में होता प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ लोग आज भी अपने चापाकल से जहरीले आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, जिस पानी से तरह तरह की बदबू भी आती है। परंतु ग्रामीण लाचार और बेबस हैं कि आखिर पिए तो पिए क्या। ग्रामीणों में नल जल योजना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। आखिर लाखों करोड़ रुपए लगाकर सरकार इस योजना को चालू की थी, जहां आखिर ये योजना अब तक चालू क्यों नहीं हो पाई है। न ही इससे संबंधित कोई अधिकारी है और न ही कोई कर्मचारी है। ऐसे में कहीं पर इनके द्वारा टंकी खड़ा कर दिया गया है तो फिर कहीं पर पाइप लाइनें बिछा दी गई है, कहीं टोटी लगाया हुआ है, परंतु कहीं से जल नहीं आ रहा है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए प्रखंड स्तर में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने सरकार से लेकर आम लोगों को चिंतित कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक लोगों को रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बेटे बेटियों की तय शादी में कोरोना संक्रमण के साथ बाधा पहुंचाने का डर सताने लगा है। सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि वैवाहिक समारोह सहित किसी भी भोज में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इस कारण बेटे बेटियों के माता पिता बड़े ही अरमान से उत्सव को मनाने की तैयारी को दिल में ही दफनाने की सोचने लगे हैं, क्योंकि शादी, विवाह, उपनयन, मृत्यु भोज में लोगों का साधारण जमावड़ा लग ही जाता है, जिससे कोरोना के संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। जब बिहार सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी करके शादी समारोह में, विवाह सहित किसी भी कार्यक्रम पर शर्तों के साथ आयोजन का निर्देश जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दे दिया है। दारू पिए बाद तो सब कुछ खत्म हो जाई, अंत समय कुछ काम न आई। जब भोजपुरी गीतों के माध्यम से बिहार के पूर्व डीजीपी और कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे शराब नहीं पीने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके इस गाने ने लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। जब कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे राम कथा से लोगों को शराब के खिलाफ एकजुट करते दिखे। बुधवार को कथा के दौरान पूर्णिया में लोगों को शराब पीने से होने वाले नुकसान को अपने गीतों के जरिए बताया। जब शराब के खिलाफ गुप्तेश्वर पांडे ने भोजपुरी गीत गाया, जिसे सुनकर लोग भी झूमने लगे। जब गाने के बोल थे, सुन भैया सुन बाबूजी, अरे दारू पिए बा तो सब कुछ खत्म हो जाए, अंत समय कुछ काम ना आए। जब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भोजपुरी गीतों के जरिए लोगों को शराब के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। जब कथा के दौरान वे कहते हैं कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, इसे गलती से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब नहीं लगाने की बात करते हैं और कहते हैं कि यदि शराब पिएगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। भोजपुरी गाने के माध्यम से शराब से धन संपत्ति के नाश होने की बात कह रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एके शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। जब हरिनारायण राजभर 2014 में मऊ के घोसी से सांसद थे। जब उनके बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एके शर्मा उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं। जब राजभर ये ऐलान कर रहे थे तब शर्मा कुछ नहीं बोले। वीडियो में हरिनारायण ने कहा कि आने वाले समय में एके शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वे उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जब मंच से अपने बयान में राजभर ने कहा है कि हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मैं इनके लिए काम करूंगा, अपने प्रदेश के काम करूंगा, इनका संकल्प लेता हूं। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इनको साइड कर दिया जाएगा, जहां अगली बार इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को राज्य की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया है। जब साल 2022 के अंतिम मतदाता सूची में एक खास आयु वर्ग 50 साल तक में मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि दूसरी ओर 50 साल के बाद वाले मतदाताओं की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। जहाँ ये एक चौंकाने वाला तथ्य है जिसका अभी कोई भी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। साल 2022 की अंतिम मतदाता सूची में 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 20 से 29 आयु वर्ग में भी मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। 30 से 39 वर्ष में मतदाता बढ़े हैं, जहाँ साथ ही 40 से 49 वर्ष आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि 50 साल से ऊपर वाले सभी आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जानकार बताते हैं कि इसकी मुख्य वजह है मतदाता सूची में मतदाताओं द्वारा नाम संशोधित करने के कारण संख्या में गिरावट हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM के 183 स्टूडेंट और संकाय सदस्यों ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हुए हेट स्पीच और धर्म और सांसद और जाति आधारित देश में हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई है। जहां गुरुवार को निजी तौर पर ये पत्र लिखे गए, जहां इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास करने वाले ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की का आग्रह किया है। जहां इन 183 हस्ताक्षरकर्ताओं में से 178 IIM बेंगलुरु से है, जबकि 5 IIM अहमदाबाद IIM MA से हैं। जहां हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक के मुताबिक IIMB के संकाय सदस्यों और स्टूडेंट ने बीते माह हरिद्वार धर्म संसद कार्यक्रम के बाद इस पत्र को लिखने का निर्णय लिया था। उस मंच से मुसलमानों को टारगेट करने वाले नफरत भरे भाषण दिए थे। राष्ट्र की सहिष्णुता और विविधता की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पीएम मोदी से आग्रह करते हुए पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने लिखा है कि नफरती भाषा और धर्म जाति पहचान के आधार पर समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पत्र में कहा गया है कि हमारा संविधान हमें अपने धर्म को सम्मान के साथ पालन करने का अधिकार प्रदान करता है, वो भी बिना किसी डर के और बिना शर्म के। हमारे देश में अब डर की भावना है। हाल के दिनों में चर्चों समेत पूजा स्थलों में तोड़फोड़ हुई है और हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया है। ये सब बगैर किसी उचित प्रक्रिया के दंड के डर से मुक्ति के साथ किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद एक बार फिर से वह नज़ारा सामने आने लगा है जो लोगों ने पहली लहर के दौरान देखा था, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिहारी मजदूरों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई है। सैकड़ों की तादाद में बिहारी मजदूरों ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर डेरा डाल दिया है, जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए लाठियां बरसा रही है, लेकिन मजदूर मुंबई छोड़कर घर लौटने पर आमदा है। केडीबी लाइव की मुंबई टीम ने मुंबई के लोकनायक तिलक रेलवे टर्मिनल स्टेशन का जायजा लिया। पोटली बांधे बैग लिए लोग चलते आ रहे हैं, ज्यादातर बिहार के हैं या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जहां उन्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। जब पुलिस रोकने के लिए लाठियां चला रही है, लेकिन लोग वापस लौटने पर अड़े हैं। जहां कई मजदूरों से हमारी टीम ने बात की, सब ने कहा है कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगा तो फिर भूखे मर जाएंगे, इससे पहले हम अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। दरअसल मुंबई में एक दिन के कोविड के 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके बाद मजदूरों के बीच अब बात फैल गई है कि लॉकडाउन लग सकता है। फिर मजदूरों का रेला रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा। जब मुंबई के लोकमान्य टर्मिनल पर गुरुवार शाम में जब हमारी टीम पहुंची तो फिर देखा कि भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। सब के सब मजदूर थे। जब शुक्रवार की सुबह बिहार और उत्तर प्रदेश के ट्रेन रवाना होने वाली थी, जब मजदूर एक दिन पहले शाम से ही स्टेशन पर डेरा डाल रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बुल्लीबाई ऐप विवाद में अब एक नया नाम सामने आ गया है, जिसने उस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी ली है। 21 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा नीरज बिश्नोई को गिटहब पर बुल्लीबाई ऐप का मास्टरमाइंड और ऐप का मुख्य ट्विटर अकाउंट धारक कहा जा रहा है। नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने बीती रात असम के जोरहट जिले से गिरफ्तार किया था। नीरज बिश्नोई जोरहाट शहर के दिगंबर चौक क्षेत्र का निवासी है। वे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में बीटेक कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर का छात्र है। नीरज बिश्नोई के अलावा मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में 2 गिरफ्तारियां की थी, जिनमें से एक इंजीनियरिंग का छात्र विशाल कुमार झा है, तो दूसरी उत्तराखंड की रहने वाली श्वेता सिंह है। सभी आरोपियों ने मिलकर गिटहब पर बुल्लीबाई नाम का एक ऐप बनाया और उस पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर पोस्ट की। यह तस्वीरें महिलाओं के पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल से ली गई थी। जब बुल्लीबाई ऐप पर इन महिलाओं के लिए बोली लगाई जा रही थी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।